नमस्कार सभी को। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ किशोरी का आसमां उपन्यास लेकर, जिसे लिखा है आदरणीय रजनी गुप्ता जी ने। तो आइए सुनते हैं। तभी बीच वाली आई और किशोरी की गोदी में बैठकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मा तुम रोती हो तो हमें भी रोना आता है। अम्मा ना रो। उसे अपने से चिपकाते हुए किशोरी ने पुचकारती आवाज़ में कहा, अब नहीं रोएंगे, सच्ची में अब नहीं रोएंगे। जाओ जरा अंदर से एक गिलास पानी ले आओ, हम नहीं रोएंगे। घुटनों को बाहों में बांधे, गाल पर हाथ धरे मूर्ति सी ठस बैठी किशोरी को बहन जी ने हाथ पकड़कर उठाया और भीतर चौके तक खींच ले गई। तुम्हें न कभू थकने न हिम्मत हारने, हम सब हैं तुम्हारे संग। इतने समझदार है मोरी किशोरी। याद है जब तुमने छठी में परीक्षा दी थी और सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, लेकिन कक्षा में मौनी बाबा बनी सिर नवाए बैठी रहती थी। सब तुम्हें बुद्धू समझते थे। अब थोड़ा सा खा लो। फिर अपने हाथ से उन्होंने उसके मुंह में दलिया की खिचड़ी का एक और ठूंस दिया। न किशोरी, अन्न से दुश्मनी ठीक बात नहीं। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को, बोलो गलत कह रहे का। उनकी बात से किशोरी के तपते सीने में राहत का ठंडा लेप लगा और थोड़ी सी दलिया खाकर भीतर से जान में जान आई। लेकिन रात के अंधेरे में फिर वही बीभत्स आकृतियां डराने लगती। दिन तो किसी तरह काट लेती, लेकिन रात में पति की यादें एक एक करके सीने में कोयले की तरह बिछती जाती और रह रहकर सुलगता रहता तन मन। वक्त काटने के लिए उसने खेतों पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ भी वह एकांत जगह ढूंढती। खेत की मेड़ पर हाथ धरे पति की याद करके रोती कलपती। इनके जैसा देवता आदमी 100 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। न इन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा किया, न शक सुबह। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे क्या घर चल रहा है, पैसे का पाई पाई हिसाब समझाकर मुझे ही सौंप देते। कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं, रत्ती भर अंतर नहीं समझा आदमी औरत के बीच। बात बात पर समझाते, अरे तुम भी पढ़ी लिखी हो, प्रिंसिपल की लड़की हो, हिसाब किताब का काम संभालना सीखो। मालकिन तो तुम ही हो, हम तो तुम्हारे चाकर हैं। मान के कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठाया था मुझे, सचमुच महारानी बनाकर रखा मुझे, लेकिन आज मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सोचते सोचते आंसू भर आते। उसी वक्त बगल वाले खेत पर काम करता रमेश किशोरी के पास आकर बैठ गया और बोला, जिज्जी ऐसे तो तुम रोए रोए के अपनी आंखें फोड़ ली हो। बताओ कब तक रोत रही हो। कौ सुमारे तुम्हारी जाइते खेती बाड़ी, फसल तैयार ठाड़ी, सो कटाई की बंदोबस्त करो कछु। ढोर बेचारे अलग रमात फिरें, बेचन हो तो बाकी उपाय सोचो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रोबे से काबे लौटे हैं, बोलो। आंखें फाड़ किशोरी ध्यान से रमेश को अपनी सूनी निगाहों में भरने लगी। तभी ढेले को फोड़ता हुआ रमेश बोला, जिज्जी ऐसे कैसे कटिए जाई तेक बड़ी जिंदगानी, पहले फसल की सोचो। जिज्जी ओ जिज्जी, सुन रही कि बहरी हो गई। किशोरी के उमड़ते आंसुओं को देखकर रमेश बोलता रहा, हौसला रखो जिज्जी, आगे की सोचो। जा फसल ठाड़ी जाए संभारने और बाद में चाहो तो इतने को सब बेच बाँच के आन गांव में बस जाओ, लेकिन सामने खड़ी फसल की व्यवस्था करो तुरंत। रमेश तय संभारिए जा फसल, रमेश तय संभारिए जा फसल। बता 1/4 तेरा हिस्सा, लेकिन बाकी के सारे काम छोड़ने पड़े हैं। एक भैंस राख ले हैं, बाकी के बेच गए हैं। बता। लेकिन ऐसे कैसे अचानक? भाई अचकचा गया। कोई लेकिन फेकिन नहीं। यदि तो सच्ची हमदर्दी होए तो बता, बाकी तेरी मर्जी। अच्छा अच्छा ठीक है, सब मंजूर है, रमेश ने झेपते हुए कहा। कल सवेरे बाकी बातें तय करें हैं। अपने घर में बड़े भैया से पूछ ले हैं, फिर कौनो नतीजे पर पहुँचे हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। उसके राहत के बीज अंदर की परतों तक बूंद बूंद करके समाते चले गए। पैसा पैसा, जो देखो वही सुरसा की तरह पैसों के लिए मुंह बाए चला आ रहा है, जैसे कोई दवा खजाना मेरे हाथ लग गया हो। घर के हो या बाहरी, सभी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि किशोरी के पास बहुत पैसा है। किस किस के सामने अपनी डायरी के पन्ने खोल कर दिखाती फिरूं, लो पढ़ लो इसे, इसमें लिखा है पाई पाई का हिसाब किताब। लाखों की ज़मीन जायदाद को कौड़ियों के मोल बेचना पड़ा, हमें क्या करती। बच्चे वहाँ रहने को तैयार ही नहीं थे। खेती बाड़ी
बटाई पर देती, लेकिन लागत भी खूब लगती। और फिर शहर का खर्चा, हर चीज़ मोल लेनी पड़ती। पहले तो इस मकान को बनवाने में ही 7-8 लाख रुपए खर्च करने पड़े। फिर मुन्ना को बाहर रखकर होने वाली पढ़ाई का खर्चा। साल भर तक तो कोचिंग करते हुए बाहर रहकर उसने पढ़ाई की, सो वहाँ रहने, खाने पीने और फीस वगैरह में भी मोटी रकम खर्च होती गई। अच्छी बात यह रही कि वह पढ़ाई में होशियार निकलता गया। बाहर दुनियादारी से खुद को पूरी तरह काट कर वह किताबी कीड़ा बनता गया। उसने सोच लिया कि हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, सो जी तोड़ मेहनत करता। बच्चियों की भी पढ़ाई, ट्यूशन, कपड़े लत्ते के अलावा आए दिन कोर्ट कचहरी में आने जाने के कामों में भी पैसा खर्च होता। कभी बापू की पेंशन वगैरह के कामों में बाई को कचहरी ले जाना पड़ता, तो कभी गांव गली ज़मीन की रजिस्ट्री वाले दंदफंदी काम लगे रहते। एक बार तो बगल वाले नत्थू ने हमारी बगीचे वाली ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा दाब लिया। कहा सुनी के बावजूद वह जब लौटाने को तैयार नहीं हुआ तो थाने में रिपोर्ट करानी पड़ी, तब जाकर हासिल हो पाई वो ज़मीन। इन लड़कियों के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं दिखते, सब अपनी अपनी मर्जी चलाना चाहती, हवा जैसी फरफराती, इतराती, इठलाती फिरती। जरा सा टोको तो लड़ने को तैयार। अक्सर इन्हें लेकर डर लगा रहता। दिनों दिन बढ़ते सूरज की तरह आँच पकड़ती। इन लड़कियों को निगाह में बांधे रखने की फुर्सत है किसी के पास? इनसे तो लड़का भला जो खटिया पर बैठे बैठे रात रात भर जाग कर पढ़ता रहता। बस पढ़ने लिखने और सोने के सिवाय उसकी किसी से दोस्ती यारी नहीं। लेकिन इन लड़कियों की हरकतें देखकर तो जी घबराने लगता। बाजू वाले मकान का रमन बीच वाली अनीता के साथ पढ़ता है, लेकिन छज्जे पर लटके लटके घंटों उससे हंस हंस के लंबी लंबी बातें करने की क्या ज़रूरत है। कल वो कर गुमा बारी बता रही थी, तुम्हारी जा बीच बारी के लक्षण ठीक नहीं है जिज्जी, जाको कंट्रोल में राखवे की ज़रूरत है। यह रमन को दिखा दिखा के जलेबी खाए रही थी। हाँ, हम सांची कह रहे, हमने जिन आँखिन से देखो है सच्ची में। गुस्से में तनतनाती किशोरी ने जैसे ही पूछा वह बिफर पड़ी और पलट कर तड़ से बोली, झूठ बोल रही बा औरत, तुम काहे भरोसा कर लेती बाको? पगली सिर्रिन है करगुआ वाली, सो उल्टी सीधी बकत फिर रही दोगली औरत। लेकिन तुम जा बारजे से काय टूकती रहती? बताओ, बाई साहब ने डपट कर पूछा तो बिना डरे उसने एक और बात कर ली। जा देख रहे थे कि बगल वाली अंजू कितने देर तक पढ़ रही, हम तो उतनी ही देर पढ़े हैं। वह उसे नरमी से समझाने लगी, अनीता बदनामी बहुत बुरी चीज़ होत। एक बेर अगर जाके छींटा पड़ जाए तो समझ ले पूरे खानदान की नाक कट गई। कीचड़ उछालवे बारन की कमी नहीं है। न कच उल्टी सीधी बात हो जाए तो तुम तीनों की शादी कर वो मुश्किल हो जाए। सो बिन्नू पढ़ाई में मन लगाओ। अपनी दीदी को देखो कितने होशियार है पढ़ने में, पर हमारे एक ट्यूशन में काम नहीं चल रहा, एक और लगाओ चाहत है। ऐन लगाए लो, लेकिन जब बात को ख्याल रखियो आइंदा कौनो शिकायत ना मिले चाहिए। पता नहीं कैसे इन बच्चियों पर से उनका ध्यान धीरे धीरे हटता गया। रमेश अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर पूरी तरह किशोरी की खेतीबाड़ी में रम गया और किशोरी भी उन्हीं कामों में खुद को खपाए रखती। सब्जियों की पैदावार बढ़ने लगी, सो उन्हें सब्जी मंडी में बेचकर पैसे खड़े किए जाते। मजूरों के ना मिलने पर कभी कभी किशोरी खुद ही छोटे मोटे काम संभाल लेती, जैसे मटर तोड़ाना, खर्चे का हिसाब ध्यान से लिखते जाना। ये गुण उन्होंने बापू से सीखा था। इधर उनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती गई, उधर बाई साहब बच्चे के सानिध्य में पलते बढ़ते रहे। उन्हें इस उम्र में इतने सारे काम संभालने पड़ते। बच्चियों का पालन पोषण वाकई आसान काम नहीं था। वो सोचती इन बच्चों के गू मूत, उनका खाना पीना, फिर घर का चौका बासन, उनके कपड़े लत्तों की सफाई करते करते चुक गई हमारी जिंदगानी। पहले नाते रिश्तेदारों के लिए खटते रहे, फिर उस कुलक्षणी शुक्लाइन सौत के बाल बच्चों के लिए होम होते रहे जिंदगानी। अब इस बुढ़ापे में इन मॉडर्न के ताने सहाओ। जरा कुछ लक्षण सिखाने की बात कहो तो काट लेन को दौड़ती हैं। ज़्यादा बक बक मत किया करो, कितनी बार झड़क चुकी है ये अनीता। एक बार स्कूल की बहन जी ने डांटा भी था, बूढ़ी अम्मा से तमीज़ से बात करना नहीं आता तुम्हें? कितनी बेसऊर हो तुम। सचमुच इनके लक्षण, हरकतें और चाल चलन अब और नहीं देखे जाती।
अरे इतने सच समर के बाजार में फिरवे की का जरूरत है। कैसी औलाद है जय जमाने की, हे प्रभु कहीं कोई कलंक का टीका न लग जाए। सोचते ही दिमाग में दहशत होने लगती। लो अब रीता को देखो, अब एक बेरा स्कूल से लौटी और फिर तुरंत ट्यूशन की कह के चली गई। अंधियारो बढ़त जाए रो तो मैं बगल वाली से पूछी, बाई इतक अंधेरों काय करे। अरे हम तो भूले ही गए, कहकर उन्होंने बिजली का खटका दबाया और मन ही मन बुदबुदाने लगी, जय मौड़ी काऊ की नाय सुनती। हमारी किशोरी के भाग में जाने का बदो है, कितक मेहनत करने पड़त मीणो उसे, और जाने काय इतक काम धंधा फैला जाए रही, न खाए की होश न सोवे को होश। खुद भी कितक देर से आन लगी, माथे पर हाथ धरे हुए सोचती। तभी छोटी वाली ने टोका, बाई हमें भूख लग गई, का खा लें, बताओ सब्जी तो है ना है, तो हम का करें। अचानक बेखिसिया पड़ी। तभी किशोरी को आते देखकर इत्मीनान की सांस भरी। गैलरी में पैर रखते ही इन्होंने पूछा, बच्चे कितने निकल गए, पढ़वे की कह गए। चलो ठीक है आ जाइए। फिर हाथ पैर धोते हुए पूछने लगी, बाई भूख लग रही, का बनाओ तुमने। आज सब्जी हती नहीं सो का बना ले, सवेरे दाल बनाई थी। अरे तुम तो सवेरे रमेश को बताए देती, जा बेरा कैसे आहे साग सब्जी। घंटा भर बाद फिर से खेत पर जाने, फसल कट रही सो उतरे सोने पड़े हैं। बो रमेश काय नहीं सो रहो आज कितने गो, बाकी औरत के बच्चा होने सो वो घर चले गो। बोलते बोलते लगा जैसे वह बहुत पस्त पड़ गई हो। भाई साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, बस इतना ही बोल पाई, चलो बड़ी रखी सो बनाए देत, 2 आलू धरे सो भूंज देत। किशोरी के थके चेहरे को देखकर वे अपनी उदासी भूल गईं और चौके में खाने की तैयारी करने में लग गईं। धुएं के बीच, चूल्हे की आंच के बीच लड़कियां बाई साहब को दुश्मन माफिक समझती। उनके ज़्यादातर काम बाई साहब की मर्जी के खिलाफ होते। बाई साहब जब भी समझाने की कोशिश करती, बिन्नू बिटिया की तरह घर को कामकाज सीख लो, तुम तो कल के दिना सासरे जाने नेक निभाए के चलो, गर्दन नवाए के झुक के चलिवो सीख लो, गर्दन झुकाए के नवाए के चलिवो सीख लो। हमसे कतई ना होती ये काम, बस कह दिया, साफ बात है। हाँ ऊपरी काम कर सकत। रीता 2 टूक शब्दों में मना कर देती। अचानक बीच में बोल पड़ी अनीता अचानक बीच में बोल पड़ी, अगर हम कोई नई चीज़ बनाना चाहें तो हमें बनाने क्यों नहीं देती। अगर हम कोई नई चीज़ बनाना चाहें तो हमें नहीं बनाने देती। का ज़रूरत है यह सब करने की। और कल जब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने की कोशिश कर रहे तो इतना हाय तौबा मचाए कि का ज़रूरत थी। सबरो तेल जला डारो तहने, कढ़ाई अलग जला डारी, पूछ रही कि हम काय चिल्लाते हैं। रुआसी आवाज़ से वो बोली, माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी, कैसो जमानो आएगा। एक हमारी किशोरी जिसने आज तक जुबान तक नहीं खोली, और एक जय बिटियाँ जिनके मुँह कभी बंदे नहीं होत। रेडियो से इतनी तेज़ आवाज़ से गाने सुनती कि जगत्तर सुन ले है। इतनी ऊंची आवाज़ में हंसती बोलती बिटिया नहीं सुहाती। का चाल चलन है इनको, इनके हर काम में तेजी तेजी, इनके कारनामे देख देख के तो खून सूखन लगत है। मताई तो सुबह से रात तक बाहर निकल जात, सो जिनकी जे करतूतें हमसे नहीं देखी जाती। 1000 बार समझा चुके फिर भी बाने रमन से हंस हंस के बोलबो ना छोड़ो, हंस के बोलबो ना छोड़ो। इनके हर काम में तेजी ही तेजी, इनके कारनामे देख देख के तो खून सूखत है। जा अनीता तो पल भर को चैन नहीं है, जाने जा रात में उस सोवत की नहीं। हमारी आँख खुलत तो हम तो बाई इतने उतने डाएँ डाएँ डोलत देखत रहत, अपनी मर्जी से चलत जा। हमऊ तो कौनो सी बात जाने कान पे नहीं धरी, मानवो तो बहुत दूर की बात है। जब एक मौड़ी ऐसो करे है तो देखा देखी दूसरी भी करन लगे है। सीखा सीख पड़ोसी कह घर ही सीख जिठानी। वे सब जब भी किशोरी के उसे कुछ कहना चाहती तो या तो वो चुप्पी साध लेती या एकदम से खौलने लगती। अनीता उन्हें भी टका सा जवाब देने में नहीं चूकती। तुम्हें हम लोगों से कभी कोई लेना देना रहा है बताओ, भैया के सिवाय तुम्हें किसी से कोई मतलब है नहीं। सो जे बेकार के उपदेश हमें मत सुनाओ, हमें तो पाई पाई को तरसाए रही तुम। अब हमने भी सोच लिया, हम स्कूल में नौकरी करे हैं और अपना खर्चा खुद उठाए हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एको पैसा। उनके तेवर देख सन्न रह गई किशोरी। ओफ, जिनके पीछे हम दिन रात खट रहे, इनकी जे बातें, हम पाई पाई को तरस रहे,
बाई जे बातें सुनबे के बाद अब कुछ और नहीं सुनबे को रहेगा। सब बेकार की बातें के बच्चन के लाने जीवे की सोचो, को काऊ को सहारा नाई होत। जा दिन से इनकी आंखें मुदी, बाई दिन से दुखन को पहाड़ टूट रहो हमारे ऊपर। बाहर खेती बाड़ी के इतने झंझट झमेले झेलो, घर में आए के रोज रोज के जे नए तमाशे देखो। अनीता को तो रोज पैसा चाहिए, तुम कहाँ तक जाए पैसा दई हो। कभऊ कौनो बहानो तो कभऊ कौनो, जाको पेट कभऊ नाई भरे है। तुम रोज नए कपड़न के लाने लड़वे बैठ जात। हमारे पास ढंग की कौनो ड्रेस नहीं है, फलाने के पास ऐसी मैक्सी, ठिकाने के पास ऐसी स्कर्ट। अब बताओ जाकी इतने लंबी टांगे हो गई, अब जाके स्कर्ट पैरवे के दिन है। अनीता की कड़वी बातें याद करके किशोरी का मन खट्टा होने लगा। एक दिन तो रमेश को लेकर इसने इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाई थी कि रमेश का सारा खर्च क्यों उठाएं हम, बताओ। उसे देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास। अभी तो हमसे कह रही थी हमारे पास फूटी कौड़ी ना बची, फिर बाके लाने कहाँ से चल के आएगो पैसा। बोलो झूठ काहे बोलती। जय बातें बोलते हुए तेरी जवान नहीं कांपती। जा मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में, हट जा यहाँ से। मताई के लाने कैसो जहर उड़ल रही चुड़ैल। खबरदार जो आइंदा कुछ और उगला। पाई पाई का हिसाब लिखती है किशोरी। बाई साहब गुस्से में तेज तेज बोलने लगी। चुप रहो तुम, बहुत पक्ष लेती हो उनका, कहकर वह सीढ़ियों पर धम धम पैर पटकती हुई छत पर चली गई। जा मौड़ी के लक्षण नाए अच्छे दिखत, का जमानो आएगो। कितैक जवाब देन लगी, कितैक बिगड़त जा रही जब मोड़ी। का करे बाई, कोऊ सहारा देवो बारो नाई दिखात। रमेश तो छोड़ दें तो कौनो ढंग से भरोसेमंद आदमी नाए है। को राख है हमारी खेती बाड़ी, जे बातें इनके समझ में नाई आए रही। हम तो कौनो दिना सिर्री पागल हो जाए हैं। तुम तो जानती हो उनके गुजरबे के बाद सारे नाते रिश्तेदारन ने कन्नी काट लई हमते। अब कैसे दिन रात काम कार करके 4 पैसा कमाए रहे सो हम ही जानत। को जान पाए हैं जो दुख तकलीफ हम का करिए, तुम्हें बताओ बाई। इन गुणन से कैसे शादी ब्याह हुई हैं इनके, आंधेरों मुँहते जगत्तर जाने। पस्त और हताश किशोरी बोलते बोलते अचानक चुप हो गई और आंखें मीच ली। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।